नेक्स्ट स्टेज मेरी टीलोफेज़ है। टीलोफेज़ को कहा गया है रिवर्स ऑफ प्रोफेज़, मतलब जो चीज़ें प्रोफेज़ में हुई थी वो इसका रिवर्स यहाँ पे होगा। मतलब प्रोफेज़ के अंदर जो मेरा लेट प्रोफेज़ था उसके अंदर मेरे जो एंडोमेम्ब्रेन के ऑर्गेनल थे वो डिसअपियर हो गए थे, और यहाँ पे जो मेरे एंडोमेम्ब्रेन के ऑर्गेनल होंगे, मतलब जो मेरा न्यूक्लियोलस हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सारी चीज़ें रिफॉर्म होंगी, मतलब दोबारा बनेंगी। कह रहा है एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, है ना। टीलोफेज़ क्या है? टीलोफेज़ मेरी फाइनल स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की। बिगनिंग का मतलब है स्टार्टिंग में, शुरू में, एट द शुरू, है ना। टीलोफेज़ के स्टार्टिंग में जो कि मेरी फाइनल स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की, वहाँ पे जो कि टीलोफेज़ जिसे कहते हैं, यहाँ पे क्या होगा? द क्रोमोज़ोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव, ठीक है, क्या करेंगे? द क्रोमोज़ोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। अब जो मेरे जो क्रोमोज़ोम है, जैसे कि यहाँ पे ये जो क्रोमोज़ोम थे एनाफ़ेज़ में, है ना, एनाफ़ेज़ में क्या हुए थे मेरे? सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग हुई थी और क्रोमैटिड की स्प्लिटिंग हुई थी, जो कि क्या कर रहे थे? मेरे जो क्रोमैटिड थे वो दोनों अपने अपोजिट पोल पे पहुँच गए थे। अब इन्हीं क्रोमैटिड को हम क्या कहते हैं? इन्हीं क्रोमैटिड को हम डॉटर क्रोमोज़ोम कहते हैं, या इंडिविजुअल क्रोमोज़ोम इनको कहने लगते हैं। अब ये जो क्रोमोज़ोम है ये मेरे अपोजिट पोल पे पहुँच गए हैं, ठीक है। कह रहा है द क्रोमोज़ोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल, है ना, अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ पहुँच गए हैं। अब क्या होगा? अब देखो यहाँ पे जो मेरे ये जो क्रोमोज़ोम है ये अब मेरे अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ, मतलब अपोजिट पोल पे पहुँचे हैं। अब इनके चारों तरफ, अब देखो ये, अब इसके बाद क्या होगा? मेरी टीलोफ़ेज़ होगी। टीलोफ़ेज़ के बाद मेरी साइटोकाइनेसिस होगी, मतलब ये सेल 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। अब टीलोफ़ेज़ में क्या होगा? रिवर्स ऑफ प्रोफ़ेज़ है, मतलब जो चीज़ें प्रोफ़ेज़ में हुई थी उसकी रिवर्स होंगी। जैसे जैसे मेरे प्रोफ़ेज़ में क्या हुआ था? डीकंडेंसेशन, मतलब कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, मतलब जो क्रोमेटिन था वो क्रोमोज़ोम में कन्वर्ट हुआ था। टीलोफ़ेज़ में उल्टा होगा, मेरा जो क्रोमोज़ोम है वो दोबारा फिर से क्रोमेटिन में बदल जाएगा, ठीक है, उसका डीकंडेंसेशन होगा। और वहाँ पे न्यूक्लियर, देखो प्रोफ़ेज़ में मेरी न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होती थी, ठीक है, डिसअपियर हुई थी लेट प्रोफ़ेज़ में, और यहाँ पे मेरी न्यूक्लियर एनवेलप फिर से क्या होगी? रिफ़ॉर्म होगी, है ना। तो ये जो मेरे क्रोमोज़ोम दोनों अपोजिट पोल पे गए हैं, जिन्हें हम क्रोमोज़ोम कह रहे हैं, ठीक है, ये जो डॉटर क्रोमोज़ोम मेरे गए हैं, इनके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप बनने लगेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगी? न्यूक्लियर एनवेलप का बनना मतलब न्यूक्लियस क्रिएट होने लगेगा। न्यूक्लियस बन जाएगी तो मेरी दो सेल दोनों दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। साइटोकाइनेसिस होने, टीलों के बाद जब साइटोकाइनेसिस होगी तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। अब देखो ये चीज़ जो स्ट्रक्चर बना है ना, इसको एनसीईआरटी ने क्या कहा? इट इज़ द क्रोमोज़ोम क्लस्टर, है ना। क्या है यहाँ पे? ऐसा नहीं लग रहा है कि अपोजिट पोल पे क्रोमोज़ोम के गुच्छे इकट्ठा हो गए हैं ना, कि 1 2 3 4 ऐसे कई सारे क्रोमोज़ोम के क्या है? क्लस्टर, क्लस्टर मतलब झुंड, गुच्छे, है ना, कि क्रोमोज़ोम के दोनों अपोजिट पोल पे क्रोमोज़ोम के क्लस्टर बन चुके हैं ना। अब इन्हीं क्रोमोज़ोम के क्लस्टर के अराउंड क्या बन जाएगी? मेरी न्यूक्लियर एनवेलप रिफ़ॉर्म होगी, दोबारा बनेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ होंगी? मेरी टीलोफ़ेज़ में होंगी। टीलोफ़ेज़ में मुझे क्या देखने को मिलेंगे? क्रोमोज़ोम के क्लस्टर देखने को मिलेंगे, और मुझे क्या होगी यहाँ पे? जो मेरी क्रोमोज़ोम के क्लस्टर के चारों तरफ मेरी न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगी, न्यूक्लियर एनवेलप रिफ़ॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और मेरे जो क्रोमोज़ोम होंगे वो क्या होंगे? उनका डीकंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन का मतलब क्या था? क्रोमेटिन से क्रोमोज़ोम में बदलना। डीकंडेंसेशन होगा, अब मेरे जो क्रोमोज़ोम है वो वापस से क्रोमेटिन में चले जाएंगे, मतलब जो मेरे कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ क्रोमोज़ोम थे उनका मतलब उनकी क्या हो जाएगी? डिकॉइलिंग होने लगेगी, उनकी डीकंडेंसेशन होगा, वो वापस से मेरे थ्रेड में बदलने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे जो एक्चुअल फॉर्म ऑफ डीएनए की जो मेरे जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो मेरे थ्रेड के फॉर्म में होते हैं। क्रोमोज़ोम का मतलब होता है कि उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, 3 चीज़ें मिलकर के क्रोमोज़ोम बनाती हैं। लेकिन वो क्रोमोज़ोम मेरा किस फॉर्म में पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर? धागे के फॉर्म में ही होता है। क्रोमोज़ोम तब बनता है ना, जब इस तरीके के क्रोमोज़ोम तब बनते हैं जब सेल को डिवीज़न करना होता है, सेल साइकिल करना होता है, ठीक है। तब ये मेरी इस तरीके से क्रिएट होती है, ताकि ये तभी तो ये क्या करेगी? मेरे सही से मेरी डॉटर सेल्स में ये दोनों जो मेरे जेनेटिक मटेरियल वो ट्रांसफ़र हो पाएंगे, है ना। मेरा जो डीएनए का कंटेंट होगा वो एक सेल से दूसरे सेल में जा पाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? ये सारी चीज़ें मेरे टीलोफ़ेज़ में होंगी। डीकंडेंसेशन होगा, मेरा क्रोमोज़ोम फिर से मेरा क्रोमेटिन में बदलेगा। अब देखो जब क्रोमेटिन से क्रोमोज़ोम बनता था तो हम क्रोमोज़ोम को आइडेंटिफ़ाई कर सकते थे, है ना, कि क्रोमोज़ोम अब किस टाइप का क्रोमोज़ोम है, कि वो मेटासेंट्रिक है, कि वो एक्रोसेंट्रिक है, कि वो सबमेटासेंट्रिक है, कि वो टीलोसेंट्रिक है ना। इस तरीके का क्रोमोज़ोम है, हम देख के बता देते थे ना, कि माइक्रोस्कोप में उसे देख करके हम बता देते थे कि किस तरीके का क्रोमोज़ोम है। लेकिन अब क्या होगा? अब यहाँ पे जब इसका डीकंडेंसेशन होगा, मतलब जो मेरा क्रोमोज़ोम है वो दोबारा क्रोमेटिन में बदलेगा, तो क्या उसकी जो मेरी
उसकी जो इंडिविजुअलिटी होगी, मतलब उसकी जो मॉर्फोलॉजी होगी, क्या वो बिगड़ जाएगी, है ना, वापस ही वो अपने थ्रेड फॉर्म में जाएगा, तो हम क्या उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उसका मतलब जो इंडिविजुअलिटी होती है, उसकी जो बेसिकली जो उसको हम स्टडी कर पाते हैं, वो क्या होता है, वो लॉस करने लगता है ना, लॉस देयर इंडिविजुअलिटी। वो इंडिविजुअलिटी को मतलब अपने कैरेक्टर्स को लॉस कर देता है ना, अब उसको हम देख के बता नहीं पाएंगे बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें मेरी टीलो फेस में होती हैं। तो यही ये सारी चीज़ें मेरी यही कही गई हैं, जो बीच ये सारी चीज़ें बताई, वो सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। कह रहा है टीलो फेज में क्या होगा, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, जिसे हम टीलोफेज कहते हैं, टीलोफेज के शुरू में जो क्रोमोसोम होंगे वो चले जाएंगे अपने रिस्पेक्टिव पोल्स में। अब जो मेरे रिस्पेक्टिव पोल्स में चले गए हैं, ये क्लस्टर ऑफ क्रोमोसोम इनको कहेंगे। इनके चारों तरफ अब ये क्या होंगे, जो मेरे क्रोमोसोम होंगे दे आर रिस्पेक्टिव पोल, अब इनका डिकंडेंसेशन होगा, ठीक है, डिकंडेंस एंड द लूज देयर इंडिविजुअलिटी, है ना। डिकंडेंसेशन मतलब क्या है, ये फिर से क्या मेरे क्रोमोसोम से क्रोमेटिन में बदलेंगे, इनका डिकंडेंसेशन होगा। और लूज का मतलब होता है खो देंगे देयर इंडिविजुअलिटी, जो अपनी इनकी जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, जो इनके फीचर्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, ठीक है, लॉस हो जाएंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक खो जाएंगी, क्योंकि ये क्या है, क्रोमेटिन में बदलेंगे, ठीक है। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम, है ना, कह रहा है जो एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम है, कह रहा है द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन। अब क्रोमोसोम को हम क्या कर सकते हैं, क्या कह रहा है, द इंडिविजुअल क्रोमोसोम। अब जो मेरा एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम था, वो क्या होगा, कैन नो लॉन्गर बी सीन। अब वो ज़्यादा लंबे समय तक हम उसको देख नहीं पाएंगे, है ना, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को अब हम नहीं देख पाएंगे। तो वही कह रहा है जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम है वो अपनी लॉस कर देगा इंडिविजुअलिटी को, डिकंडेंसेशन हो जाएगा, अब वो लंबे समय तक हमें नहीं दिखेगा, क्रोमोसोम के फॉर्म में हमें नहीं दिखने वाला है, क्योंकि जो मेरा क्रोमोसोम तभी बनता है जब मेरा सेल साइकिल या सेल डिवीजन होती है, ठीक है, मियोसिस या माइटोटिक होनी होती है, सेल डिवीजन होनी होती है ना, गैमेट्स बननी होती है, ये सारी चीज़ें होनी होती है। लेकिन अब लंबे समय तक, है ना, कैन नो लॉन्गर बी सीन, अब हमें लंबे समय तक वो नहीं हम देख सकते हैं इंडिविजुअल क्रोमोसोम को। एंड क्या कह रहा है हमसे, एंड ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन, ठीक है, सेट ऑफ क्रोमेटिन का मतलब क्या है, सिस्टर क्रोमेटिन, है ना, सेट ऑफ क्रोमेटिन मतलब सिस्टर क्रोमेटिन हो गई। जैसे कि मेरी सेट ऑफ क्रोमेटिन का मतलब ये पूरा एक क्रोमेटिन का ये क्रोमेटिन है ना। तो जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना, क्रोमेटिन मटेरियल का मतलब है मास ऑफ डीएनए थ्रेड। क्रोमेटिन क्या होता है, डीएनए के धागे होते हैं ना, क्रोमेटिन को हम कहते हैं थ्रेड ऑफ डीएनए। क्रोमेटिन में मेरा क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन होगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगी। तो क्रोमेटिन में क्या है, मास ऑफ डीएनए थ्रेड, मतलब जो मेरा क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल का मतलब है मास ऑफ डीएनए थ्रेड, मतलब जो डीएनए के धागे होंगे, है ना, उनके जो सेट ऑफ हैं वो क्या करेंगे, टेंस टू कलेक्ट एट ईच, है ना, वो क्या होंगे, टेंस मतलब चले जाएंगे, टू कलेक्ट, और कलेक्ट होंगे एट ईच ऑफ द टू पोल्स, है ना। ईच ऑफ द टू पोल्स का मतलब क्या है, एक पोल ये और एक पोल ये, तो दोनों अपने ईच ऑफ द टू पोल्स पे चले जाएंगे, ठीक है। जो मेरे ये सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, क्योंकि अब क्रोमोसोम का डिकंडेंसेशन हो गया है ना, अब वो क्रोमोसोम नहीं रहे, अब वो क्रोमेटिन हो गए, अब उसको हम क्रोमोसोम मटेरियल नहीं कहेंगे, अब उसको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहेंगे, मतलब वो धागे बन चुके हैं। तो वो जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो चले जाएंगे, वो इकट्ठा हो जाएंगे एट द ईच ऑफ द टू पोल्स, दोनों पोल्स पे इकट्ठा हो जाएंगे, है ना। और इन पोल्स ये जब इकट्ठा होंगे तो क्या बनाएंगे, क्लस्टर बनाएंगे, एकदम झुंड बनाएंगे डीएनए का। और क्या कह रहा है, दिस इज़ द स्टेज विच शो द फॉलोइंग की इवेंट्स। अब ये जो स्टेज है इनके भी कुछ की फीचर होंगे, जैसे कि हर स्टेज के की फीचर थे, तो मेरे टीलोफेज के भी कुछ की फीचर होंगे। जैसे कि मेरा कह रहा है, सबसे पहला कह रहा है जो क्रोमोसोम क्लस्टर है ना, जब ये मेरे ये दोनों अपोजिट पोल पे जाएंगे तो क्रोमोसोम का क्लस्टर मतलब झुंड बन जाएगा, क्रोमोसोम का क्लस्टर बनेगा एट द अपोजिट, है ना, अपोजिट स्पिंडल पोल्स। स्पिंडल पोल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मेरी स्पिंडल फाइबर निकली थी ना, तो ये जो अपोजिट पोल है मेरे किसकी वजह से क्रिएट हो रही है, ये मेरे जो सेंट्रोसोम है इसकी वजह से क्रिएट हो रही है, सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, तो इन्हीं को कह रहे हैं हम सेंट्रोसोम सेंट्रियोल की वजह से, या इनको कहते हैं स्पिंडल पोल। तो स्पिंडल पोल पर चले जाएंगे और क्या कर देंगे, और देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट। और क्या करेंगे, जब क्रोमोसोम क्रोमेटिन में बदल जाएंगे तो उनकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, खो जाएगी, उनकी आइडेंटिटी जो उनकी पहचान होगी वो खो जाएगी, है ना, एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट, किसकी तरह, देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट। डिस्क्रीट एलिमेंट का मतलब होता है, डिस्क्रीट का मतलब होता है डिस्टिंक्ट, है ना, डिस्क्रीट एलिमेंट मतलब खो जाएगी, क्या खो जाएगी, उनकी उनकी पहचान खो जाएगी। अब जब उनकी पहचान खो जाएगी तो एज अ किसकी तरह, डिस्क्रीट एलिमेंट, मतलब क्लियरली विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। पहले वो क्लियरली विजिबल थे, मतलब क्रोमोसोम को हम देख के पहचान सकते थे कि वो किस तरीके का क्रोमोसोम था, लेकिन अब उनकी आइडेंटिटी खो चुकी है, तो वो डिस्क्रीट एलिमेंट की तरह, मतलब जिसको हम देख करके पता नहीं सकते कि वो किस तरीके के एलिमेंट है।
उस तरीके से उस तरीके से अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर देंगे। मतलब डिस्क्रीट का मतलब डिस्टिंक्ट ही होता है ना, तो डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं होंगे अब, ठीक है। अब वो क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। फिर हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे, जैसे कि ये चीज़ मेरी स्ट्रक्चर दी हुई है, ठीक है। तो ये टीलोफेज पे है, जैसे कि यहाँ पे जब ये मेरे क्लस्टर बने थे, तो क्लस्टर के चारों तरफ मेरी न्यूक्लियर एनवेलप बनने लगेगी, इनके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप बनने लगेगी, ठीक है। ये फर्स्ट पोल हो गया और ये इसका सेकंड पोल हो गया, ठीक है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों मेरे, इनको कहा गया है टू डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है, टू डॉटर न्यूक्लियाई। और इनके अंदर क्या हुआ है, इनके अंदर अब देखो यहाँ पे हमें क्रोमोसोम नहीं दिख रहे, यहाँ क्रोमोसोम दिख रहे थे, लेकिन टीलोफेज में मेरे क्रोमोसोम गायब हो चुके हैं, अब क्रोमेटिन बन गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डिकंडेंसेशन हुआ है क्रोमोसोम का, जिसकी वजह से जो मेरे क्रोमोसोम है वो कन्वर्ट हो गए हैं क्रोमेटिन में, ठीक है। अब ये क्रोमेटिन में बन गया, उनके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप बन गई है। तो वही कह रहा है कि मेरे यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड जो मेरी है वो क्या कह रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो जाएगी, बन जाएगी अराउंड द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगी, है ना, क्रोमोसोम क्लस्टर के चारों तरफ, है ना। यहाँ जो अपोजिट पोल पे क्या हुए थे, क्रोमोसोम के क्लस्टर, क्रोमोसोम के गुच्छे इकट्ठा हुए थे, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम के जो क्लस्टर हैं उनके चारों तरफ मेरी न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगी। क्रोमोसोम के क्लस्टर के चारों तरफ क्या बन जाएगी, न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगी। और एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई, और हर एक पोल पर क्या बन जाएगी, डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई बनेगी, डॉटर न्यूक्लियाई मतलब डॉटर सेल बनेगी, तो डॉटर सेल में डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएगी, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे डॉटर सेल नहीं बनी है, अभी क्या बनी, डॉटर न्यूक्लियाई। देखो दो डॉटर न्यूक्लियाई, इन्हें क्या कह रहे हैं हम, दो डॉटर न्यूक्लियाई। जब ये एक न्यूक्लियाई दो न्यूक्लियाई में बदल गया, है ना, एक न्यूक्लियाई दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें क्या करें, डॉटर न्यूक्लियाई। ये हो जाएंगी मेरी क्या, डॉटर न्यूक्लियाई। किस पोल पे, इन अ सिंगल सेल के अंदर, है ना, इन अ सिंगल सेल में, इन अ टीलोफेज में, इन अ सिंगल, एक सेल में मेरी दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगी, मतलब एक सेल में मुझे दो न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो हो जाएगी मेरी एज दो न्यूक्लियस, मुझे एक सेल में दो न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। फिर कह रहा है मेरा यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोबारा बन जाएंगे, रिफॉर्म, है ना। रिफॉर्म का मतलब होगा दोबारा बन जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मेरी क्या है, इट इज़ द की फीचर ऑफ टीलोफेज। अब देखो, अब क्या है, साइटोकाइनेसिस। टीलोफेज के बाद क्या होगी, साइटोकाइनेसिस। टीलोफेज तक मेरा कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गया, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस, अब मेरे एक सेल में मुझे क्या होंगे, दो न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एक सेल में मुझे दो डॉटर न्यूक्लियाई देखने को मिल रही है, ये दो नई न्यूक्लियाई बनी ना, तो दो। अब नेक्स्ट कह रहा है साइटोकाइनेसिस, कह रहा है माइटोसिस अकम्प्लाइसेस, अकम्प्लाइसेस मतलब कंप्लीट, है ना। कह रहा है माइटोसिस अकम्प्लाइसेस मतलब माइटोसिस कंप्लीट नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, है ना। कह रहा है कि जो मेरा माइटोसिस है वो केवल मेरा ख़त्म नहीं होगा, मतलब कंप्लीट नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, जो है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, मतलब जो ये जो डॉटर न्यूक्लियाई मेरी बनी है अभी जो हमने बताया, मतलब कहने का मतलब क्या कह रहा है कि मेरी साइटोकाइनेसिस में जो क्या कह रहा है, जो मेरी माइटोसिस होगी वो केवल कैरियोकाइनेसिस पे ही नहीं कैरियोकाइनेसिस पर ही नहीं खत्म होगी, है ना। कंप्लाइसेस का मतलब होता है खत्म होगी, कंप्लीट होगी। वो मेरी जो होगी सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ठीक है। जो मेरे एस फेज में क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुए थे उनको अलग करके ही करने के बाद, है ना, अलग हो गई मेरी जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है उनका सेग्रीगेशन हो गया। खाली इतने ही तक ही मेरी माइटोसिस खत्म नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई, अकम्प्लाइज नहीं हुई। अभी क्या होना है, सेल का भी मेरा सेग्रीगेट होना है, सेल को भी अलग होना है, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कह रहे हैं, ठीक है। तो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू द डॉटर न्यूक्लियाई, जिसे कैरियोकाइनेसिस कह रहे हैं। तो कैरियोकाइनेसिस तक ही मेरी जो माइटोसिस जो होगी वो अकम्प्लाइज नहीं होगी, बट लेकिन द सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू द टू डॉटर सेल्स, है ना। लेकिन क्या होगी, मेरी सेल्स भी जो होंगी वो दो डॉटर सेल में डिवाइड होंगी बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। किसकी किसकी वजह से, बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अलग होने की वजह से, कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस, जिसे हम कह रहे हैं साइटोकाइनेसिस। एट द एंड ऑफ विच सेल, अब कह रहे हैं कि जब एट द एंड मतलब आखिरी पर, ऑफ विच सेल डिवीजन मतलब सेल डिवीजन जब खत्म होने वाला होता है, ठीक है। जब एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन एम फेज होगा मेरा, जब वो एंड ऑफ द एम फेज पे जब सेल पहुंचेगी तो क्या करेगी, डिवीजन गेट्स कंप्लीटेड। तो मेरा जो डिवीजन होगा, सेल डिवीजन, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हमें चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि साइटोकाइनेसिस जो होती है वो मेरी एनिमल सेल में अलग तरीके से होती है और प्लांट सेल में अलग तरीके से होती है, ठीक है। क्योंकि प्लांट सेल में मेरी सेल वॉल होती है ना, और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब इन दोनों में कैसे होती है मेरी साइटोकाइनेसिस, उसको हम समझते हैं, ठीक है। अब कैसे मेरी होती है उसको हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी की लाइन को रीड करते हैं।
देखो सबसे पहले क्या है, एनिमल सेल में जो मेरी साइटोकाइनेसिस होगी, तो एनिमल सेल में हमें मालूम है कि सबसे आउटर लेयर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर हमें मालूम है कि सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी देखो सेल किस तरीके से मेरी मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। ये मेरी क्या थी, टेलोफेज में मेरी इस तरीके का स्ट्रक्चर बने था, मतलब यहाँ पे ये दोनों डॉटर न्यूक्लियाई थी, अब सेल को भी डिवाइड होना है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उनके बीच में क्या बनने लगता है, फर बनने लगता है, फरो फॉर्मेशन होता है ना। क्या होता है एनिमल सेल में, सेल के अंदर मेरा फरो फॉर्मेशन होता है। फरो का मतलब होता है सेल बीच से क्या होती है, ब्रेक होने लगती है, फटने लगती है ना, फरो फॉर्मेशन होता है। किसमें फरो फॉर्मेशन होता है ये भी याद रखना है, मेरा फरो फॉर्मेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, है ना। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी कहता है कि मेरा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डीपेंस करता है, डीपेंस का मतलब अंदर की ओर फटता है, अंदर की ओर धंसता है ना। सेंट्रीपिटल है ना, सेंट्रीपिटल के फॉर्म में, सेंट्रीपिटल मतलब अंदर की ओर, जैसे फिजिक्स में लोग पढ़ते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो कि अंदर की ओर लगती है, और एक सेंट्रीफ्यूगल होती है जो बाहर की ओर लगती है ना। तो ये एज अ लाइक सेंट्रीपिटल की तरीके से, है ना, एक सेंटर की तरफ मेरा फर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मतलब फर फॉर्मेशन कैसे होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो डीपेंस करेगी, मतलब अंदर धंसेगी, लाइक अ सेंट्रीपिटल, है ना, अंदर की ओर सेंटर की तरफ मेरी धंसना शुरू होगी, जिसकी वजह से फर बनेगा, फरो फॉर्मेशन होगा, और मेरी जो सेल होगी वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब मेरी क्या थी, टीलोफेज में मुझे एक सिंगल सेल में मुझे दो डॉटर न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे थे, ठीक है। अब टीलोफेज के बाद जब मेरी साइटोकाइनेसिस होगी, तो ये फरो फॉर्मेशन के थ्रू मेरा जो एनिमल सेल होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो एनिमल सेल में मेरा कैसे साइटोकाइनेसिस होता है वो समझ में आया, फरो फॉर्मेशन। और फरो फॉर्मेशन कैसे होता है, मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो डिपेंड करती है अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फॉर्म में, ठीक है। अब ये वाली लाइन पढ़ो, कह रहा है इन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फरो, है ना। अब ये लाइन आपको समझ में आएगी, कह रहा है जो एनिमल सेल में कैसे होगा मेरा साइटोकाइनेसिस, वो अचीव होगा बाय द अपीयरेंस का मतलब दिखना, ऑफ अ फरो, है ना, फरो का दिखना। अब यहाँ पे मुझे फर दिखेगी, किस में दिखेगी, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, है ना। क्या होगा, इन द एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फरो, मतलब हमें फरो दिखेगा किसके अंदर, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब कह रहा है द फरो ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे, है ना, जो फरो होगा वो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे डीपेंस, है ना, डीपेंस मतलब अंदर जाएगा, एंड अल्टीमेटली, और फिर क्या होगा, अल्टीमेटली ज्वाइन मतलब जोड़ देगा, जुड़ जाएगा, है ना, अल्टीमेटली जुड़ जाएगा इन द सेंटर, डिवाइडिंग द सेंटर, है ना, जुड़ जाएगा, ज्वाइंस इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू, है ना। कह रहा है कि जो मेरा फरो होगा वो धीरे धीरे अंदर की ओर जाएगा, और फिर एकदम से ही अल्टीमेटली, है ना, जुड़ जाएगा सेंटर में, है ना, सेंटर में पहुंच जाएगा, और डिवाइडिंग द सेल, और क्या करेगा, सेल के जो साइटोप्लाज्म को क्या करेगा, इनटू टू, दो में डिवाइड कर देगा, ठीक। ये हो गया मेरा एनिमल का। अब प्लांट में कैसे होगा, देखो इन प्लांट के अंदर मेरा हमें मालूम है कि सेंट्रियोल यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, ठीक है, सेंट्रियोल नहीं होते, और सबसे आउटर मेरी आउटर सेल वॉल, जो आउटर लेयर होती है वो सेल वॉल होती है। इन प्लांट के अंदर क्या होगा, सेल प्लेट बनेंगी, ठीक है। प्लांट यहाँ पे सेल फरो बनी थी, यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा, है ना, सेल प्लेट बनेगी। और अब देखो मेरा एनिमल जो प्लांट सेल होती है उसमें सेंट्रियोल नहीं होता, उसमें क्या होता है, मेरा वेसिकल जो होते हैं, मतलब जो वेसिकल मेरे जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो वेसिकल बनाते थे, है ना, वेसिकल कैसे बनते थे मेरे गोल्गी कॉम्प्लेक्स से, तो यहाँ पे वेसिकल हमें मिलेंगे, है ना। क्या कहेगा, मेरा रिमेन्स एट द स्पिंडल फाइबर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ पे कुछ स्पिंडल फाइबर जो होंगे वो बच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, जो स्पिंडल फाइबर कुछ बच जाएंगे, और वो स्पिंडल फाइबर किस में कन्वर्ट होंगे, देखो यहाँ पे सेंट्रियोल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर थोड़े बहुत और जो रिमेन्स एज स्पिंडल फाइबर होंगे वो बदल जाते हैं किसमें, फ्रेगमोप्लास्ट में, है ना, इसको याद रखना, फ्रेगमोप्लास्ट, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बदल जाते हैं फ्रेगमोप्लास्ट में, ठीक है। और यहाँ पे वेसिकल प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे मेरे, जैसे कि ये प्लांट सेल थी, अब देखो प्लांट सेल में क्या होता है, हमारा वेसिकल पाया जाता है, ठीक है, वेसिकल। अब ये वेसिकल किसका बना था, वेसिकल बना था मेरा कंटेन द कैल्शियम पेक्टेट, ठीक है, ये बना होता है कैल्शियम पेक्टेट। और वेसिकल किससे प्रोड्यूस्ड होते हैं, गोल्गी बॉडी से, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं उससे मेरी वेसिकल प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब यहाँ पे जो मेरा साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा वो कैसे होगा, सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में, मतलब बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर मेरा सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में। यहाँ पे अंदर की ओर था सेंटर की तरफ से, और यहाँ पे बाहर की ओर। और यहाँ पे जो मेरा डिवीजन शुरू होगा, है ना, प्लांट के अंदर जो मेरा डिवीजन शुरू होगा वो कहाँ पे होगा, मेरा स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल, वो सेल के सेंटर से शुरू होगा, सेंटर से शुरू होगा, और बाहर की ओर जो मेरा जो सेल होगी वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। सेंटर ऑफ द सेल मतलब जो मेरी सेल होगी वो ग्रो करेगी, है ना, सेल मेरी बढ़ना शुरू होगी, मतलब सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा वो डिवाइड
डिवाइड होना शुरू करेगा आउटवर्ड, है ना। आउटवर्ड का मतलब बाहर की ओर, धीरे 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 बाहर की ओर ग्रो करेगा। और फिर क्या करेगा, टू मीट द एग्जिटिंग लेटरल वॉल्स, ठीक है। फिर क्या करेगा, जो मेरी जो एग्जिटिंग लेटरल वॉल्स मतलब जो ये वॉल्स है उससे मीट कर जाएगा। वेसिकल क्या करेगी, लेटर फॉर्म्स मिडिल लैमिना, ठीक है। मतलब जो ये मेरा वेसिकल थी जो कि कैल्शियम लैक्टेट की बनी थी, ये क्या बन जाएगी, ये बना देगी मेरी बाद में, है ना। जब बाद में जब सेंटर से मेरा ग्रो करना शुरू करेगा तो ये वेसिकल बाद में क्या बना देगी, मेरी मिडिल लैमिना बना देगी, जिसकी वजह से जो मेरा सेल वॉल होगा, है ना, वो मर्ज इन दी सेल मेम्ब्रेन, है ना। यहाँ पे जो सेल वॉल होगा वो क्या होगा, वो बाहर की ओर आउटवर्ड ग्रोथ करेगा। और फिर जो मेरी क्या करेगी, जो सेल मर्ज हो जाएगी, मतलब मर्ज इन दी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल मेरा सेल मेम्ब्रेन में मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्लांट सेल वॉल है वो क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल की तरफ से मतलब बाहर की ओर ग्रोथ करेगी और मेरी जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो अंदर की ओर क्या करेगी, मर्ज कर जाएगी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन मर्ज हो जाएगी, ठीक है। क्या कह रहा है मेरा, प्लांट में कैसे होगा, एनिमल में समझ लिया। अब कह रहा है प्लांट के अंदर, प्लांट सेल हाउ एवर आर इनक्लोज्ड बाय अ रिलेटिवली एक्सटेंसिबल सेल वॉल। रिलेटिवली एक्सटेंसिबल सेल वॉल, रिलेटिवली एक्सटेंसिबल सेल वॉल का मतलब होता है टफ सेल वॉल। इसका मीनिंग लिख लीजिए, टफ। इन एक्सटेंसिबल का मतलब होता है टफ, हार्ड। तो प्लांट सेल के पास क्या होती है, प्लांट सेल के पास रिलेटिवली टफ हार्ड सेल वॉल होती है। देयरफॉर, इसलिए, अब देखो प्लांट के पास क्या कह रहे हैं, उसके पास टफ हार्ड सेल वॉल होती है, इसलिए प्लांट के अंदर देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसी वजह से जो प्लांट के अंदर मेरी जो साइटोकाइनेसिस होती है वो एनिमल सेल से अलग होती है, मतलब डिफरेंट मैकेनिज्म होता है उसके अंदर। कह रहा है इन प्लांट सेल्स में जो प्लांट सेल्स वॉल होती है वो फॉर्मेशन, है ना, जो इन प्लांट सेल्स जो वॉल फॉर्मेशन होती है स्टार्ट होती है इन द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। अभी बताया कि कहाँ से शुरू होती है, सेंटर ऑफ द सेल से शुरू होती है एंड ग्रो करती है। और क्या होती है, ग्रोथ होती है आउटवर्ड, मतलब बाहर की ओर ग्रोथ होती है, जिसको हम कहते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल। एनिमल में क्या होता है, सेंट्रीपिटल होता है, इनके अंदर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल मतलब बाहर की ओर ग्रोथ करती है। और टू मीट मतलब मिल जाती है द एग्जिटिंग लेटरल वॉल्स। एग्जिटिंग लेटरल वॉल्स किसको कहा गया, लेटरल वॉल्स मतलब जो पैरेलल होती है। लेटरल वॉल्स मतलब जैसे कि ये थी, है ना, ये कैसी, ये पैरेलल वॉल्स थी। तो लेटरल पैरेलल वॉल जो होती है उनसे मीट कर जाती है, ठीक है। जो मेरी बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, मर्ज कर जाती है ना। कह रही है मेरी एग्जिटिंग थी लेटरल वॉल्स, द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल वॉल। अब क्या बनता है मेरा, एक नया सेल वॉल बनता है। जैसे कि दो सेल के बीच में ये जो ये सेल वॉल बनी, एक नई सेल वॉल बन जाती है ना, इसको हम क्या कह देते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल वॉल बिगिंस, ये शुरू करता है विद द फॉर्मेशन। अब जो ये नई सेल वॉल बनती है ये किस में बदल जाती है, मेरी जो नई सेल वॉल बनती है वो बदल जाती है, मतलब ये बिगिंस मतलब स्टार्ट कर देती है विद द फॉर्मेशन ऑफ, किसको बनाना शुरू कर देती है, अ सिंपल प्रिकर्सर, है ना। इसको बनाना शुरू कर देती है मेरी सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट, है ना। किसका मतलब यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट का, क्योंकि प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होती है उसमें क्या क्या बनता है, सेल प्लेट बनता है ना। सेल प्लेट कैसे बनना है समझ में आया, जैसे कि फरो कैसे बनता था वो समझ में आ गया, फरो कैसे बनता था, सेंट्रोपिटल के अंदर जो मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती थी वो डीपेंड करती थी, इसकी वजह से फर बनता था। और प्लांट में क्या होता था, प्लांट में आउटवर्ड ग्रोथ होती है, आउटवर्ड ग्रोथ करने के बाद जो मेरी नई सेल वॉल बनती है वही मेरी शुरू हो जाती है बनाना, किसको बनाने के लिए शुरू हो जाती है, मेरी एक सिंपल प्रिकर्सर जिसे हम कहते हैं सेल प्लेट को बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। दैट की रिप्रेजेंट द मिडिल लैमेला, है ना, जिसको हम क्या कहने लगते हैं, जो मेरा जाना जाता है किससे, मिडिल लैमेला। जो मेरा, अब देखो सेल प्लेट किस 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 नाम से जाना जाता है प्लांट के अंदर, रिप्रेजेंट दैट द मिडिल लैमेला। जो हम लोग मिडिल लैमेला प्लांट एक सेल दो सेल के बीच में, प्लांट के दो सेल के बीच में मिडिल लैमेला होता था, वो किससे बनता था, है ना, वो जब मेरी एक सेल दो सेल में डिवाइड करती थी, साइटोकाइनेसिस होता था, जो सेल प्लेट बनता था वही सेल प्लेट मेरा जाना जाता था, मेरा मिडिल लैमेला था। अब देखो ये सेल प्लेट कौन बना रहा था, मेरा वेसिकल बना रहा था, ठीक है, वेसिकल बना रहा था, ठीक है। वेसिकल किसका बना था, मेरा कैल्शियम, मतलब वो क्या कंटेन रख रहा था अपने अंदर, कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है। तो मिडिल लैमेला मेरा किसका बना हुआ है, सेल प्लेट किसका बना हुआ है, कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ है। विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट। अब बीच में जो नई वॉल बनेगी वो किसका फॉर्मेशन करेगी, सेल प्लेट। और सेल प्लेट किससे रिप्रेजेंट करा जाएगा, मेरा मिडिल लैमेला। अब मिडिल लैमेला क्या कह रहा है, मिडिल लैमेला किसके बीच में बनेगा, मिडिल लैमेला बनेगा, मतलब बेसिकली जो सेल प्लेट बनेगी बिटवीन द वॉल्स ऑफ अ टू एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट सेल मतलब जो आसपास की सेल होती है ना, एडजेसेंट मतलब जो आसपास की सेल है ना, ये जो एडजेसेंट सेल है, एक सेल ये एक सेल ये, जो एडजेसेंट सेल है इनके बीच में, है ना, एक सेल ये एक सेल है, तो इनके बिटवीन, इनके बीच में मेरा क्या बनता है, सेल प्लेट या मिडिल लैमेला बनता है। अब देखो एनिमल और प्लांट में समझ में आ गया कैसे साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक है। अब कह रहा है एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो जब मेरा साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा उस वक्त क्या होगा, एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनल्स, अब कौन कौन से ऑर्गेनल्स, लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड गेट
डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल्स। अब देखो हम लोगों ने जो ऑर्गेनल पढ़े थे, जैसे कि हम लोगों का जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के ऑर्गेनल थे, हम लोग का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियर एनवलप था, न्यूक्लियस था, और मेरा जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स था, वो सारे कहाँ हुए थे, रिफॉर्म हुए थे मेरे टीलोफेज में। ठीक है, टीलोफेज में वो दोबारा बन चुके थे। ठीक है, सेल के अंदर। अब मेरे जो अब क्या बच गए, अब कौन से ऑर्गेनल बच चुके हैं, और भी तो ऑर्गेनल है। लाइक जैसे कौन से ऑर्गेनल बच गए, मेरे माइटोकॉन्ड्रिया बच चुका है, मेरा प्लास्टिड बच गया है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, देखो प्लास्टिड मेरा प्लांट में पाया जाएगा। ठीक है, प्लास्टिड में जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट में ही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है ना, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल और प्लांट दोनों में, प्लास्टिड मेरा। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये दोनों बच गए ना। अब इनका जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब ये मेरे कहाँ जाएंगे, जो मेरे उसके अंदर जाएंगे डॉटर सेल्स में, वो कहाँ, साइटोकाइनेसिस में। ठीक है, तो जो ऑर्गेनल्स लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब चले जाएंगे बिटवीन द टू डॉटर सेल्स। ये जो दोनों डॉटर सेल्स बनी हुई है, इन दोनों में क्या होंगे, मेरे माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब उनका डुप्लीकेशन हो गया है। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया और मेरे जो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड होंगे, वो दोनों सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब देखो कह रहा है इन सम ऑर्गेनिज्म, कह रहा है यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अब ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जो कैरियोकाइनेसिस, देखो कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। देखो फॉलो का मतलब क्या होता है, जैसे ये एनसीईआरटी में वर्ड आते हैं, इसको फॉलो करता है, इसको फॉलो करने का मतलब है कि वो उसके बाद आने वाली चीज़ें है ना। जैसे जो कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस है ना, इसका मतलब है जो कैरियोकाइनेसिस है वो साइटोकाइनेसिस को फॉलो करेगी, मतलब कैरियोकाइनेसिस होगी उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनके अंदर साइटोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मतलब इसका मतलब ये कि जो कैरियोकाइनेसिस है वो साइटोकाइनेसिस को फॉलो नहीं कर रही है, मतलब कैरियोकाइनेसिस के बाद मेरा साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। ठीक है, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर जो कैरियोकाइनेसिस तो होती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती है ना। तो उनके अंदर कैरियोकाइनेसिस होगी, लेकिन मतलब मेरे न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे है ना, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। तो क्या मेरे एक सेल में कई सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे है ना, तो वो मेरी कौन सी कंडीशन हो जाएगी, मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन। अब ये कहाँ कहाँ होता है ना, ये एग्जाम्पल में जैसे कह रहा है इन द सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, सेल डिवाइड नहीं होगी, खाली न्यूक्लियस ही डिवाइड कर गया। अब मेरे न्यूक्लियस में कई सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी जिसे हम कह देंगे ऑफ अ विच मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है ना। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस एक सेल में हमें देखने को मिलेंगे, एंड कंडीशन अराइज, जो कि क्या करेगी, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन क्या देगी, अराइज द लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइटियम है ना। ये क्या करेगी, एक सिंसाइटियम का मतलब होता है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो वो कंडीशन अराइज लीडिंग मतलब शुरू कर देगी बनाना, लीडिंग टू फॉर्मेशन मतलब फॉर्मेशन करना शुरू कर देगी सिंसाइटियम का। एग्जांपल में लिक्विड इंडोस्पर्म इन कोकोनट है ना, ये एनसीईआरटी हो चुका है, साइटोकाइनेसिस हो चुकी है। ठीक है, तो मेरे इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा एम फेज के सारे स्टेजेस हो चुके हैं, मेरा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस है ना, सारी चीज़ें मेरी हो गई, सेल मेरी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब मेरा नेक्स्ट पार्ट, अब है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। जो हम लोगों ने माइटोसिस पढ़ी उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इम्पॉर्टेंट क्या है, वो क्यों ज़रूरी है, माइटोसिस क्यों ज़रूरी है ना, तो वो बता रहा है हमें एनसीईआरटी। कह रहा है माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस को हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, इज़ यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड है ना, मतलब ये यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल्स है ना। डिप्लॉइड सेल्स कह रहा है जो मेरा माइटोसिस होते हैं वो कहाँ हमें देखने को मिलती है, सिर्फ हमें डिप्लॉइड सेल्स में देखने को मिलती है। तो हम लोग ने देखा था डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में हमें माइटोसिस देखने को मिलती है ना। डिप्लॉइड से फिर मेरा डिप्लॉइड ही सेल्स आगे जा करके बनेंगी है ना, डीएनए का जो क्रोमोसोम का नंबर वो तो सेम रहता है। तो मेरी कहाँ देखने को मिलेंगी, मेरी डिप्लॉइड सेल्स, और ये डिप्लॉइड सेल्स किस में, मेरी इन एनिमल सेल में। ठीक है, एनिमल सेल्स के डिप्लॉइड सेल्स में मुझे देखने को मिलेंगी। हाउ एवर इन द सम लोअर प्लांट का मतलब ये कौन, लोअर प्लांट मतलब एल्गी। ठीक है, एल्गे लिख लीजिए। कह रहा है कि इन एल्गे के अंदर है ना, जो लोअर प्लांट होते हैं उनके अंदर, और इन सम सोशल इंसेक्ट है ना। अब देखो कह रहा है कि मेरे कुछ लोअर प्लांट में लाइक एल्गे, और मेरे कुछ सोशल इंसेक्ट है ना, कुछ इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े, मतलब उनके अंदर क्या होता है, मेरा हैप्लॉइड सेल्स के अंदर मेरी माइटोसिस देखने को मिलती है। कह रहा है इंसेक्ट हैप्लॉइड सेल्स ऑल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, देखना। कह रहा है देखो हमें मालूम है कि जो माइटोसिस होती है वो डिप्लॉइड सेल्स में होती है ना, जो एनिमल्स के सेल हैं, जो एनिमल में हम लोग आते हैं, तो ह्यूमन सेल में क्या होती है, जो माइटोसिस होती है, माइटोसिस का मतलब होता है बॉडी में ग्रोथ करानी होगी किसी पार्ट की, या किसी पार्ट की सेल्स की रिपेयरिंग करनी होगी। तो सेम तरीके के सेल्स होंगे है ना, सेम तरीके
तरीके के सेल्स बनाने पड़ेंगे, मतलब डिप्लॉइड सेल्स में हमें देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक कुछ लोअर प्लांट होते हैं जैसे कि एल्गा के अंदर, और यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल में देखा था जैसे कि गेमेटोफाइट हो गया हम लोगों का, है ना, और मेरे यहाँ पे गेमेटोफाइट देखा था। और कुछ इंसेक्ट होते हैं, है ना, जैसे कुछ सोशल इंसेक्ट होते हैं जिनके हमें हैप्लॉइड सेल में, है ना, जहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है, उन हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस देखने को मिलती है। ये कुछ एक्सेप्शन है ना। जैसे कि कौन सा मेरे अब यहाँ पे क्या होती है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इट इज़ द, अब देखो ये होती है मेरी हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना। ये जो मेरा हैप्लॉइड सेल्स में मेरी जो माइटोसिस होती है, इस प्रोसेस को कहते हैं मेरा हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन। जो मेरा 12th में चैप्टर आता है उसमें हम लोग इसमें जो जेनेटिक्स वाला है उसमें बताते हैं कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब जो इंसेक्ट में बेसिकली इनके अंदर क्या होता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनके अंदर ये जो बेसिकली माइटोसिस होती है एज अ फंक्शन लाइक करती है एज अ रिप्रोडक्शन की फॉर्म में, है ना, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म में। इसी वजह से यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन कहा गया है। अब कैसे देखो इनके अंदर ये मतलब हैप्लॉइड सेल्स में मेरा माइटोसिस होती है, कैसे होती है, तो ये देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मेरे हनी बीज, है ना, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, मेरी जो हनी बीज होती हैं उनके अंदर मेरा हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन देखा जाता है, मतलब जो रिप्रोडक्शन होता है देखा जाता है, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना, वही तो मेरा फर्टिलाइजेशन और, है ना, गैमेट का फॉर्मेशन और रिप्रोडक्शन होना कहलाता है। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब यहाँ पे जो मेरा हनी बी एग्जाम्पल में दिया गया है, यहाँ पे जो मेरा मेल होता है और जो मेल हनी बी होती है, जो फीमेल हनी बी होती है, मतलब मेल फीमेल हनी बी और मेल हनी बी, इनमें क्या होता है, जो फीमेल हनी बी होती है वो डिप्लॉयड होती है ना। जो हनी बीज होती हैं उनमें जो फीमेल हनी बीज होती हैं वो डिप्लॉयड होती है, मतलब उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर 32 होता है, ठीक है, 32 होता है। और मेल जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, है ना, मेल हमेशा हैप्लॉइड इनमें होते हैं, मतलब उनमें क्रोमोसोम का नंबर आधा, मतलब 16, 32 का आधा 16 होता है, ठीक है। तो मेल यहाँ पे हैप्लॉइड होती है और जो फीमेल होती है वो डिप्लॉयड होती है, ठीक है। अब जो मेरा डिप्लॉयड होगी, अब देखो गैमीट बनना मतलब मियोसिस होती है। मियोसिस, जब यहाँ पे माइटोसिस हम लोग ने पढ़ लिया, अब माइटोसिस जो मियोसिस होती है गैमीट बनने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो रही है, मेरी मियोसिस हो रही है, ठीक है। मियोसिस बनती है, मतलब मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन। आगे हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस, तो मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन है। तो 32 से मेरे क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाएंगे, तो 32 से 16। अब ये 16 क्या बन गई मेरी, ये गैमीट बन जाती है, ठीक है। ये क्या बन गई, मेरी फीमेल से 2 गैमीट्स बन गई। अब मेरा जो क्या करता है, जो मेल हो गया, मेल मेरा हैप्लॉइड होता है, तो क्या ये मेरी मेल एक हैप्लॉइड सेल है। तो हैप्लॉइड सेल में क्या होती है, यहाँ पे माइटोसिस होती है। इन सेट ने बताया कि कुछ मेरे सोशल इंसेक्ट हैं, लाइक जैसा मेल, अब इनको जो मेल हनी बीज होते हैं इनको कहते हैं ड्रोन, है ना, इनको कहते हैं ड्रोन। ये इनके अंदर माइटोसिस होती है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, तो 16 से 16 सेल का ही मेरा एक गैमीट बनता है। अब देखो इसके अंदर आगे भी समझ लेते हैं कि पूरा हैप्लोडिप्लॉन्ट जो डिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कि जो मेरा, अब देखो जो फीमेल का एक गैमीट, ये 2 गैमीट बने, है ना, यहाँ से जो मियोसिस होगी तो 16 सेल बनेंगे, 2 सेल बनते हैं। तो एक गैमीट जो होगा फीमेल का, वो मेल के गैमीट से फ्यूज़ कर जाता है। जब फ्यूज़ करेगा तो क्या बनाएगा, फीमेल बनाएगा, क्योंकि जो मेरी हनी बीज में जो फीमेल होती है वो डिप्लॉयड होती है। तो 16 और 16 मिल करके जो 32 वाला सेल बनेगा वो मेरा फीमेल डिप्लॉयड सेल बनेगा, मतलब एक फीमेल हनी बी बन जाएगी। और एक गैमीट जो मेरा बच जाता है, वो किस में बदल जाता है, ड्रोन में। जो ये ड्रोन बना था, जो अभी ड्रोन बात कर रहे थे, वो ड्रोन कैसे बना था, वो जो एक बचा हुआ, जो फीमेल से 2 गैमीट बने थे, जो बचा हुआ मेरा गैमीट था वो बदल गया था मेरा मेल ड्रोन के अंदर, है ना। वो किस में बदल गया था, विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, जिसको हम पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं, जो मेरा प्लांट में भी देखा जाता है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब बिना फ्यूज़न हुए, बिना फर्टिलाइजेशन के ही वो क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म में बदल गया, उसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो ये विदाउट फर्टिलाइजेशन की, किसी से फ्यूजन के बगैर ही वो किस में बदल गया, वो जो गैमीट था वो बदल गया मेरा मेल ड्रोन में, है ना। तो इससे मेरी एक फीमेल हनी बी बन गई और एक मेरा मेल हनी बी बन गया। तो अब समझ में आया कि क्या है, मेरा एक सोशल इंसेक्ट होता है जिसे हम मेल हनी बी कहते हैं, जिसको ड्रोन कहते हैं। उसमें हैप्लॉइड वो सेल होता है ना, उसके अंदर मेरी माइटोसिस देखने को मिलती है, मतलब हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस देखने को मिलती है। और कुछ लोअर प्लांट होते हैं जैसे कि एल्गे में भी मेरी गैमेटोजेनेसिस होती है ना, एल्गे के अंदर मतलब जो गैमेटोफाइट्स होते हैं उनके अंदर भी मेरे जो माइटोसिस होती है वो हैप्लॉइड सेल में देखने को मिलती है, ठीक है। क्या कह रहा है, मेरा सम सोशल इंसेक्ट हो गया, इसके अंदर मेरी जो माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में देखने को मिलती है। इट इज़ वेरी एसेंशियल। अब ये सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं, इनकी इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं ये माइटोसिस बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी एसेंशियल है टू अंडरस्टैंड। अब कह रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है ये समझना, द सिग्निफिकेंस ऑफ अ डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सिग्निफिकेंस है, मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी एसेंशियल है, ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन मतलब माइटोसिस की बात कर रहे हैं इन द लाइफ एंड एन ऑर्गेनिज्म। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जाम्पल्स, है ना। अब कह रहे कि आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जाम्पल, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जिससे तुम अवेयर होते हो, वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट्स, ठीक है।
अब यहाँ पे कह रहा है कि हमें क्या तुम कुछ अवेयर, अब देखो यहाँ पे ये बताया कि माइटोसिस मेरे हैप्लॉइड सेल्स में देखने को मिलती है, लेकिन हनी बी का एग्जांपल नहीं दिया है। हमें हमसे एग्जांपल पूछ रही है एनसीईआरटी, हमें एग्जांपल यहाँ पे गिवन नहीं है। हनी बी का जो भी हमने बताया वो एग्जांपल कह रहा है कि आप अपने चारों तरफ कुछ ऐसे एग्जांपल देखते हैं क्या, वो कुछ अवेयर होते हैं, तो कुछ एग्जांपल दीजिए आप हमें, है ना। उसको मतलब कह रहा है एग्जांपल वेयर यू हैव स्टडी, जो क्या करें आप पढ़ते हैं, है ना, जहाँ पढ़ते हैं हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट्स, मतलब जहाँ हमें माइटोटिक हैप्लॉइड सेल्स में देखने को मिलती है ना। तो वो कौन से हैं मेरे, हनी बीज, है ना, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट, जिससे इसमें डिप्लॉइड मेरी फीमेल हनी बी होती है और हनी बी होती है, और हैप्लॉइड मेरा मेल हनी बी होता है, ड्रोन। तो उसमें क्या होता है, एग्जाम्पल में मेरा हनी बी आ गया। अब कह रहा है यहाँ पे माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स। माइटोसिस क्या करता है, ये हमें देता है क्या, प्रोडक्शन, मतलब बहुत सारी प्रोडक्ट बना के देता है, किसका, डिप्लॉइड डॉटर सेल्स का, है ना। डिप्लॉइड डॉटर सेल्स यहाँ पे मिलती हैं। ये डिप्लॉइड डॉटर सेल्स क्या होती है, विद आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल, है ना, जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, सेम आइडेंटिकल होता है जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, है ना। इनके अंदर जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सेल्स सेम होती हैं। आइडेंटिकल में सेम होने का मतलब ये सेम होने का रीज़न है कि इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, कि क्या है, इनका डीएनए कंटेंट डबल हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या हुए थे, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर सेम है। आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है। कह रहे हैं द ग्रोथ, अब ये जो माइटोसिस क्या करती है, ये ग्रोथ कराती है मेरी ऑर्गेनिज्म में, है ना। द ग्रोथ ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द माइटोसिस। माइटोसिस क्या करती है, जो ह्यूमन बींग में, प्लांट में, एनिमल वगैरह में ग्रोथ करती है। अब ग्रोथ की बात करेंगे तो सेल ग्रोथ में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी, है ना। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन द डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, है ना। अब देखो ये लाइन हमने जो है हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने बताई थी, ये मेरी सेल डिवीजन होती क्यों है ना, सेल डिवीजन क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि क्या करता है, जब सेल ग्रोथ होती है, साइटोप्लाज्म बढ़ता है धीरे धीरे, तो जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, सेल की साइटोप्लाज्म को संभाल नहीं पाता है, उसके कंट्रोल को संभाल नहीं पाता, जिसकी वजह से उसको क्या होता है, मजबूरन ही डिवाइड करना पड़ता है। तो सेल ग्रो होने की वजह से ग्रोथ रिजल्ट क्या करती है, ये रिजल्ट देती है डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, है ना। जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या करती है, उसको क्या करना है, डिवाइड होना पड़ता है। इट देयरफॉर, इसलिए बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड, है ना, टू रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। अब देखो ये लाइन यहाँ पे दी गई है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी सेल डिवाइड क्यों करती है, क्योंकि क्या करता है, जो मेरा न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है वो बिगड़ जाता है, साइटोप्लाज्म बहुत हो जाता है, न्यूक्लियस उसको संभाल नहीं पाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो बिगड़ जाता है। और इसी वजह से मेरी ये ज़रूरी हो जाता है फॉर द सेल के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो डिवाइड करे। क्यों डिवाइड करे, रीस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो बिगड़ गया था उसको मेनटेन करे, उसको रिस्टोर करे। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर, है ना। कह रहा है देखो माइटोसिस दो चीज़ों में होती है, अगर बॉडी में सेल ग्रोथ होनी है या अगर किसी जगह में सेल रिपेयर होनी है ना, सेल डेड सेल को रिपेयर करना है, तो दो जगह में। अब एनसीईआरटी कह रही है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ अ माइटोसिस इज सेल रिपेयर, है ना, कि बहुत अ वेरी सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ऑफ अ माइटोसिस का, किसमें, सेल रिपेयरिंग में, है ना। सेल ग्रोथ तो कराती है, साथ साथ जो सेल रिपेयरिंग होती है, मतलब कहीं जगह पे चोट लगी तो उस जगह की रिपेयरिंग करनी है, वहाँ पे नई सेल्स जनरेट करनी है, तो वहाँ पे उसका सिग्निफिकेंट रोल होता है माइटोसिस का। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, है ना। एपिडर्मिस जो प्लांट में एपिडर्मिस होती है, जो सबसे हम बाहर लेयर होती है ना, बाहर की जो लेयर होती है उसको रिपेयर करना। सेल्स, अब देखो एग्जाम्पल दिए गए हैं कहाँ कहाँ पे माइटोसिस हो सकती है, जैसे कि द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, है ना, जो प्लांट की एपिडर्मिस होती है उसकी जो सबसे बाहर की लेयर होती है वहाँ पे। सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, है ना, जो लाइनिंग ऑफ द गट जो हम लोगों ने ओरल कैविटी पढ़ी थी, है ना, जो मुंह के अंदर जो छाले आ जाते, ओरल कैविटी जो गट होती है ना, सेल्स की जो लाइनिंग ऑफ द गट होती है वहाँ पे जो छाले वगैरह जो डेड सेल्स हो जाती हैं उनको रिमूव करके नई सेल्स को लाना। ब्लड सेल्स, है ना, जो ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली, है ना, कि जरा कह रहा है मेरा जो यहाँ पे कह रहा है जो ब्लड सेल्स मतलब जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी क्या करता है, अब देखो यहाँ पे जो आरबीसी होती है उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 120 डेज़ की होती है, ठीक है, 120 डेज़ की, 120 दिन की उनकी लाइफ साइकिल होती है। उसके बाद क्या करती है, वो डेड हो जाती है और एक नई आरबीसी को बनना होता है, तो उसके लिए मेरी माइटोसिस होती है ना। ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली
रिप्लेस्ड, है ना। क्या करती हैं, मेरे जो ब्लड सेल्स होती हैं वो कॉन्स्टेंटली, मतलब कॉन्स्टेंट क्या करती हैं, रिप्लेस होती रहती हैं ना, बदलती रहती है, मतलब 120 डेज तक इनकी लाइफ साइकिल होती है। फिर क्या करती है, एक नई आरबीसी बनती रहती है, जनरेट होती रहती है माइटोसिस के थ्रू। ये सारे कहाँ कहाँ माइटोसिस होती है वो सब दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे रिप्लेस्ड होती है। माइटोटिक डिवीजन इज इन दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो मेरे प्लांट में होते, ये हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या है ना, मेरे पोजीशन के बिहाफ पे 3 तरीके के हो जाते थे, एपिकल, लेटरल, है ना, और मेरे एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। तो यहीं पे कह रहा है जो मेरे माइटोटिक डिवीजन इन दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, माइटोटिक डिवीजन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है, जैसे कि द एपिकल, है ना, एपिकल एंड द लेटरल कैम्बियम। अब देखो जो मेरे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, इनके अंदर जो मेरे माइटोटिक डिवीजन होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही डिवाइड करते हैं प्लांट में, ठीक है। तो इनके अंदर जो डिवीजन होता है, ये 2 तरीके के मेरे पोजीशन के बिहाफ पे, एपिकल मतलब जो प्लांट के एकदम टॉप मोस्ट, जो प्लांट की लेंथ बढ़ाते हैं, है ना। एपिकल वाले क्या होते हैं, जो प्लांट की लेंथ इंक्रीज़ करते हैं, है ना, तो वहाँ वो क्या करेंगे, प्लांट की लेंथ इंक्रीज़ करने में माइटोसिस होगी। और द लेटरल कैम्बियम जो क्या करते हैं, प्लांट की गर्थ, मतलब प्लांट की चौड़ाई को इंक्रीज़ करते हैं ना, प्लांट को मोटा बनाते हैं, तो वहाँ पे मेरी माइटोसिस होती है। क्या करता है, जिसकी वजह से मेरी कह रहा है रिजल्ट इन द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द प्लांट, है ना, जिसकी वजह से जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से ये रिजल्ट होता है, जो कि लगातार ग्रोथ कराता है प्लांट के अंदर, प्लांट की लंबाई बढ़ाते रहता है और प्लांट की चौड़ाई बढ़ता रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ।